अब तक? जी नहीं, गलत तो मैं सोती हुई आंखों से भी नहीं देखती। जागती आंखों से तो बहुत दूर की बात है। तू देखना, जिस दिन ये बात सच में बदलेगी ना, तू मुझे याद करेगी। अभी तो बस अपने पास रखकर सहारा दे रहे हैं, लेकिन ये सहारा प्यार ही है। उद्धरण चिन्ह। ईरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अधिराज को देखने लगी। अब आगे। ज्योति को उसके घर छोड़कर अधिराज ने घर की तरफ गाड़ी घुमा दी। वेदांत आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था और ईरा पीछे बैठी हुई थी। अधिराज की नज़र बार बार उसके ऊपर जा रही थी। ईरा देख रही थी। उसके लिए वो ले पाना भी बहुत खुशी की बात थी। वेदांत ने अधिराज को देखा, फिर पीछे बैठी ईरा को देखने लगा। ये कुछ चल रहा है क्या, सोचते हुए वो फिर से अधिराज को देखने लगा। अधिराज अब ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी नाके के पास आकर रुकी। सामने नाके पर कुछ गाड़ियां रोकी गई थी। अधिराज नीचे उतरा और वेदांत से बोला, गाड़ी में ही बैठ, मैं देखकर आता हूँ। बोलकर उसने एक झलक ईरा को देखा, फिर आगे निकल गया। ईरा ने आसपास देखा तो बहुत अंधेरा हो चुका था। उसने वेदांत से कहा, रात के वक्त कतार के लोग बाहर निकले होते हैं, आप भी उनके साथ जाए ना, उनको अकेले नहीं भेजना चाहिए। मैं चला जाता पर वो मना करके गया है। अब अगर मना करके गया है मतलब तुम्हारे साथ रहने का कहकर गया है, और अब अगर तुम्हारे साथ रहने का कहकर गया है तो मैं नहीं जा सकता। लेकिन रिलैक्स, वो संभाल लेगा। तुम क्यों फिक्र करती हो? अच्छा ये बताओ, मेले में घूमकर अच्छा लगा ना? इस खड़ूस ने ठीक से तो घुमाया था ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हम तो पहली बार घूमे हैं। हमारे लिए तो सभी अच्छा था। तुम्हारी मामी ने कभी नहीं घुमाया क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं, हम नहीं आते थे। घाट पर काम होता है ना? वेदांत ने सिर हिला दिया। उसे सुनकर अच्छा नहीं लगा था। अधिराज आगे गया तो देखा कि कुछ बक्से ट्रक के अंदर भरकर ले जाए जा रहे थे। इस बार भी साफ था कि यह सामान कतार का ही था। अधिराज ने वहीं रखे एक बक्से को देखा जिसके अंदर बंदूकें रखी हुई थीं। उसने एक निकालकर देखी तो वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी की थी। अधिराज ने एक को आसमान की तरफ चलाकर पूछा, सामान जब्त हो जाएगा और ले जाने वाले को जेल होगी? ये जानने के बाद भी इतनी हिम्मत है कि सामान ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ड्राइवर बोला, ये इलीगल नहीं है, लीगल है, खरीदा हुआ है। बिल दिखाओ, अधिराज ने कहा तो ड्राइवर ने जल्दी से एक पर्ची उसके हाथ में पकड़ा दी। अधिराज ने ध्यान से पर्ची को देखा, फिर उसे फाड़ते हुए बोला, नकली है, ऐसा बिल बहुत देख चुका हूँ। अरेस्ट करो इसको और सामान भी जब्त करो। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर बोला, ज्यादा हो रहा है इंस्पेक्टर, पानी नाक से ऊपर जा रहा है, कतार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। गड्ढा खोद जरूर रहा हूँ, लेकिन उसमें दफन कोई और होगा। कतार और उसके काले कारनामे, सब के सब उसके अंदर दफन होंगे। हाँ, तुम क्या सोचते हो इतना आसान है क्या कतार से टकराना? खानदान मिट जाएगा तुम्हारा। पहले अपनी चिंता कर, मेरे खानदान का बाद में सोचना। बोलकर उसने कांस्टेबल को देखा तो उसने उसे हथकड़ी पहना दी। अधिराज ने बंदूकों की तरफ देखा, फिर सोच में पड़ गया। वापस गाड़ी के पास आया तो देखा कि ईरा सो चुकी थी। वो गाड़ी में बैठा और घर की तरफ गाड़ी चला दी। घर के बाहर आकर रुक गई। अधिराज और वेदांत दोनों गाड़ी से नीचे उतर गए। ईरा अभी भी सोई हुई थी। अधिराज ने दरवाजा खोला और आराम से उसे बाहों में उठाकर गाड़ी से बाहर निकाल लिया। फिर उसे लिए अंदर चला गया। वेदांत वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। फिर पीछे से अंदर चला आया। अधिराज ने कमरे में ले जाकर ईरा को बेड पर लेटाया और कंबल उड़ा दिया। ईरा ने करवट बदल ली और अधिराज का हाथ पकड़ लिया। अधिराज ने उसे कुछ पल देखा, फिर अपना हाथ छुड़ा लिया। तभी अधिराज की नज़र ईरा के दूसरे हाथ पर गई, जिसमें उसने बबल ब्लोअर को पकड़ा हुआ था। अधिराज हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर उसके हाथ से उसे ले लिया और वहीं टेबल के ऊपर रख दिया। फिर लाइट बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने कमीज के बटन खोले और शर्ट उतारकर सोफे पर लेट गया।
वेदांत कमरे से बाहर आया और बोला, आज तू फिर से यहीं सोएगा क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हम, पर कब तक ऐसा चलेगा? तू कब तक यहाँ सोफे पर सोता रहेगा? और क्या तू उसको हमेशा के लिए यहाँ लेकर आ गया है? देख अधिराज, मदद करना सही है, पर सबको अपने साथ तो नहीं रखने लग जाएंगे ना। अभी मुझे यही समझ में आ रहा है वेद, जो जैसा है वैसा चलने देते हैं। तू जाकर आराम कर, पर तुझे यहाँ ठीक से नींद नहीं आएगी। मैं सो जाऊंगा, तू फिक्र मत कर। वेदांत ने सिर हिलाया और वहां से निकल गया। अधिराज सीलिंग को देखते हुए कुछ सोचने लग गया। ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ छिपा हुआ है? मुझे काफी कुछ अजीब लग रहा है। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह ईरा की आंखें खुली तो वो उठकर बैठ गई। फिर बेड से नीचे उतरी और बाहर चली आई। अधिराज अभी भी सोया हुआ था। ईरा ने उसे बिना शर्त के देखा तो नजरें झुका ली। फिर किचन की तरफ देखा और खुद से बोली, इन्होंने वहां जाने से मना किया है, तो हमें नहीं जाना चाहिए क्या? सोचते हुए उसने वहीं खड़े खड़े आसपास देखा, फिर वहीं रखा झाड़ू उठा लिया और वहीं सफाई करने लगी। कुछ ही देर में अधिराज छींकने लग गया। आची! उद्धरण चिन्ह। ईरा ने उसकी तरफ देखा। अधिराज लगातार छींकने लग गया। ईरा जल्दी से रसोई की तरफ भागी और उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आ गई। अधिराज अभी भी छींक ही रहा था। ईरा ने जल्दी से उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया। अधिराज ने ग्लास पकड़ा लेकिन पानी नहीं पी पाया। उसकी आवाज सुनकर वेदांत भी जल्दी से बाहर आ गया। अधिराज जल्दी से वहां से उठा और बाहर निकल गया। वेदांत ने आसपास देखा और बोला, झाड़ू लगा रही थी क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जी, ईरा ने मासूमियत से कहा। वेदांत ने सिर पीटा और बोला, उसको एलर्जी है डस्ट से। माफ कीजिएगा, हमें पता नहीं था, वरना हम कभी ऐसा नहीं करते। अरे कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ जाकर, बोलकर वो भी बाहर निकल गया। अधिराज पानी का ग्लास अपने चेहरे पर उड़ेल चुका था। उसकी छींकें थोड़ी कम हो गई थी। वो अपनी नाक मलने लगा। वेदांत उसके पास आया और बोला, अब ठीक है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हम, अभी ठीक है। बोलते हुए उसने आंखों पर हाथ रख दिया। वेदांत ने उसका हाथ हटाकर तो उसकी आंखें लाल थीं। ये तो बहुत ज्यादा लाल हो गई यार, डॉक्टर के पास चलना है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं, ठीक हो जाएगी अपने आप। ये धूल की वजह से हो गया। बोलते हुए वो घर के दरवाजे की तरफ देखने लगा। वेदांत बोला, गुस्सा नहीं करना, उसको बेचारी को पता नहीं था ना, इसलिए ऐसा हो गया। गिल्ट में है अभी भी वो। अधिराज ने कुछ नहीं कहा, बस घर के अंदर चला आया। अंदर आकर उसके सोफे के पास खड़ी ईरा को एक झलक देखा, फिर अपने कमरे के अंदर चला गया। ईरा उसकी एक नज़र से ही सिहर सा गई थी। उसे अपने किए का पछतावा भी हो रहा था और अधिराज की हालत देखकर फिक्र भी हो रही थी। साथ ही उसका कुछ ना कहना उसे डरा भी रहा था। वेदांत अंदर आया तो ईरा बोली, वो ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तुमसे कुछ नहीं कहा क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ईरा ने ना में सिर हिला दिया। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। बस आगे से तुम ध्यान रखना कि जब वो आसपास मौजूद हो तो धूल ना उड़ाना। उसको एलर्जी हो जाती है। खांसी, छींक और आंखें लाल। ऐसे वक्त में वो इंसान है या जानवर समझना मुश्किल हो जाता है। आई होप तुम समझ रही हो। ईरा ने सिर हिला दिया। हम, बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ, बोलकर वो रसोई की तरफ चला गया। ईरा अधिराज के कमरे की तरफ देखने लगी, फिर धीमे कदमों से अंदर की तरफ चली आई। अधिराज कमरे में नहीं था। ईरा अंदर चली आई। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। ईरा वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगी। वो उससे माफी मांगना चाहती थी। कुछ देर बाद अधिराज बाहर चला आया। अभी भी वो शर्टलेस था। ईरा ने नजरें झुका ली और बोली, क्षमा कीजिएगा, हमें नहीं पता था कि आपको एलर्जी है, वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। अधिराज ने कोई जवाब नहीं दिया। ईरा को लगा कि वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराज हो चुका है। उसने फिर से कहा, आप कहें तो हम आपके एलर्जी के इलाज के लिए दादी माँ से कुछ औषधि लेकर आते हैं।
अधिराज टॉवल से चेहरा पोंछने लगा। अभी भी वो चुप ही था। ईरा को उसका चुप रहना खल रहा था। उसने धीरे से कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप हमसे इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं क्या? हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। उसकी ये बात सुनते ही अधिराज उसके पास आया और उसे झटके से बाजुओं से पकड़कर दीवार से उसकी पीठ लगाते हुए बोला, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? अच्छे से जानता हूँ कि तुमने क्या सोचकर क्या किया है। ईरा की आंखों में एकाएक ही आंसू भर आए। वो ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, हमने जानबूझकर नहीं किया। मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने क्या किया है, इसलिए मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे। बोलते हुए ईरा की जुबान लड़खड़ा गई है थी और गला बैठ गया था। भाग समाप्त। सॉरी फॉर लेट अपडेट्स। अभी मैं 2 दिन में एक ही दे पाने में सक्षम हूँ। आगे चलकर हर दिन एक देने का प्रयास करूंगी।